हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आप लोग नाम देख रहे हैं चैप्टर का नाम दो वर्ड से मिलकर बना है, अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन। अब बात आती है अरिथमेटिक, तो बहुत पढ़ा हुआ है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, ऐड करते हैं, नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। ऑल द ऑपरेशंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ये प्रोग्रेशन क्या चीज़ है? तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि इस चैप्टर का नाम क्या डिपिक्ट करता है, इस नाम से क्या मतलब है, तभी तो उसके अंदर की चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म से आपको अवेयर होना पड़ेगा, और उस टर्म से अवेयर होने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज डील विद नंबर्स। हमें बेसिकली नंबर्स से डील करना है, ठीक है। नंबर्स के साथ साथ उसके बाद मैथ्स में एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। बट बेसिकली वी हैव टू डील विद नंबर्स इन दिस चैप्टर और इन एनी चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको पता है सीक्वेंस क्या होता है? क्या आप लोगों ने कभी सीक्वेंस वर्ड को रियल लाइफ में यूज किया है? सीक्वेंस वर्ड, हाँ, यूज किया है कि स्कूल गए, असेंबली में बोला गया कि सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर हाइट्स आप खड़े हो जाइए, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर हाइट्स आप बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी लोग हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट्स थे, आपने क्या किया, उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। एक रूल बता दिया, अकॉर्डिंग टू दैट रूल सारे बच्चे एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए। तो सेम चीज हमें यहाँ पे नंबर्स के साथ करना है, और नंबर्स के साथ हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर्स थे, हमने यहाँ पे नंबर्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्या है, सीक्वेंस होता क्या है। रियल लाइफ में तो हम लोगों ने बहुत देख लिया कि असेंबली में बच्चों को खड़ा होना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, कहीं पे बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में बैठना है, या कुछ भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। गिवन रूल क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे हमारे रूल्स ही हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, हमने उनको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया, खैर एक रूल होगा तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में ही रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि एक रूल है, फिक्स्ड रूल है, तो फिक्स आउटपुट मिलेगा। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सीक्वेंस का, जो अभी छोटा सा एग्जाम्पल लिखा था 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 नंबर्स थे एंड वी अरेंज द नंबर, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का, किस रूल के हिसाब से कि नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये सीक्वेंस है, राइट। कहीं पे लिखा है 2 4 6 8, ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? इवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक सीक्वेंस है। अब एक सीक्वेंस में, जैसे इस सीक्वेंस में हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, इस सीक्वेंस में हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो एवरी टर्म या नंबर, जो एक सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स या एलिमेंट्स बोला जाता है, या मेंबर भी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, हमारी टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एवरी नंबर इन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स टर्म, एलिमेंट और मेंबर। अब बात आती है, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी, पता नहीं इसका एंड कहाँ पे होगा। हमें एक जनरल टर्म रिप्रेजेंट करना है कि हाँ, उस जनरल टर्म में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें उसकी पोजीशन की, कि फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, और हमको रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप 100 टर्म्स की सीक्वेंस को लिख रहे हैं, आप एक जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे कि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो जनरल टर्म, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं टी और सफिक्स में छोटा सा n, टी एन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म को। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे T1 से, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो जब आपके पास एक जनरल टर्म है, आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट टर्म,
n की वैल्यू 2 रखेंगे यू विल गेट द सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 रखेंगे यू विल गेट द थर्ड टर्म, तो एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं एंड आर अरेंजिंग द नंबर्स इन सिस्टमैटिकली, मतलब अरेंजिंग नंबर्स को आप सिस्टमैटिकली एक गिवन रूल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा सीक्वेंस। उस गिवन सीक्वेंस में जितने भी सारे नंबर्स हैं उनको बोला जाता है टर्म्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स। जनरल टर्म गिवन किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, ठीक है। सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस का एक एग्जांपल, जैसे कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल 3 5 7 9, उसके बाद 3 डॉट लगा दिया। 3 डॉट का मतलब है द सीक्वेंस विल गो ऑन फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस सीक्वेंस का कोई एंड नहीं है, ये सीक्वेंस कहाँ पे टर्मिनेट कर रही है, इसमें कितने टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हमको नहीं पता है। खैर वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये गिवन सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 9 है एंड सो ऑन। तो इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म, एलिमेंट्स और मेंबर मीन द सेम थिंग। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सीक्वेंस में जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्म, एलिमेंट्स, मेंबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद हमें देखना है कि हमारे पास कितने तरह की सीक्वेंस होती है। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अगर हमें देखना है तो सीक्वेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट चीज मतलब क्या हो गया कि इट हैज एन एंड। हमको पता है कि फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 1 3 5 7, खत्म। ये सीक्वेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, तो ये फाइनाइट हो गई क्योंकि वी आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, वी आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 और उसके बाद डॉट 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 लगा दिया, हमें नहीं पता है सीक्वेंस में कितने टर्म्स है। कोई हमसे पूछता है कि इस गिवन सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, भाई हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आगे तो डॉट्स लगे हैं, कहाँ तक जाएगा, क्या इसका एंड है, हमें कुछ नहीं पता है। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस where we are able to tell the number of terms present in the given sequence, and when we are not able to tell the number of terms present in the given sequence, उस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइन, तो दो तरह के सीक्वेंसेस, फाइनाइट सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, सीक्वेंस होने के बाद अब हमको देखना है, ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, ये कहीं ना कहीं पे खत्म हो रही है, टर्मिनेट कर रही है, स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है। इनफाइनाइट सीक्वेंस कंटिन्यूज फॉरएवर, दैट मींस कि दिस सीक्वेंस विल गो ऑन फॉरएवर, हमें नहीं पता इसका एंड कहाँ पे है। अब ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब हमको देखना है सीरीज। भाई सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर हम सारे टर्म्स को एक दूसरे से जोड़ दें विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, तो वो होता है सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, तो इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी इट विल बी 1 + 3 + 5 + 7 + 9। That means sum of all the terms of a sequence is called the series of that corresponding sequence। क्यों? क्योंकि ये सीरीज किसके लिए जनरेट हुई है? इस पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस के लिए जनरेट हुई है। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि अगर आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं या सम ऑपरेटर से अपेंड कर देते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर गिवन सीरीज को बोलते हैं सीरीज ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो हमारी सीरीज चेंज हो जाएगी। अगर हम सीक्वेंस ये लिख दें तो सीरीज ये हो जाएगी। इसीलिए हर एक गिवन सीक्वेंस के लिए हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग एक सीरीज जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सीरीज सीक्वेंस। अब बात ये आती है कि पढ़ना तो भैया हमको प्रोग्रेशन था, हम लोग सीक्वेंस और सीरीज क्यों पढ़ रहे थे? ठीक है, कोई बात नहीं। सीक्वेंस हमें पता चल गया कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन रूल इज नोन एज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस हमें देखना है। तो सीक्वेंस हमने देख लिया कि बहुत सारे नंबर्स थे, एक रूल दे दिया, हमने रूल के हिसाब से सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया, हमें मिल गई सीक्वेंस। सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हमें प्रीवियस टर्म की जरूरत नहीं है,
हमको क्या करना है, हमको सीक्वेंस दी है, हमको रूल पता है, हम उस रूल के हिसाब से नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि प्रीवियसली टर्म क्या आया, फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें थर्ड टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी सीक्वेंस के केस में। लेकिन प्रोग्रेशन, जैसे कि नाम से क्लियर है ना, प्रोग्रेस वर्ड आ रहा है। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, आपको अपने पास्ट से कुछ सीखना पड़ेगा। तो पास्ट से सीखने का यहाँ पे मतलब क्या है कि नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आपको प्रीवियस टर्म से कुछ ना कुछ मदद लेनी पड़ेगी, प्रीवियस टर्म की हेल्प से यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो प्रोग्रेशन में बोला जाता है कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑन द प्रीवियस टर्म। अब ये जो वर्ड आ गया सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन, अब बात आती है ऑपरेशन में तो भैया एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी तरह के ऑपरेशंस आप लोगों ने आज तक पढ़े हैं। अब सीक्वेंस, सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल अगर कहीं ये लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, डजंट मैटर कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, हमको पता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। काम खत्म। प्रीवियस टर्म क्या है, हमें इससे क्या मतलब है, 5 स्क्वायर आ जाएगा आंसर। प्रीवियस टर्म मतलब ठीक है, प्रीवियस टर्म 4 है, हमको 4 की हेल्प से हम 5 आ रहे हैं, बट इसके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे। हमने देखा कि 4 तक लिखा था, रूल पता है, हमने नेक्स्ट टर्म लिख दिया। लेकिन प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है कि प्रोग्रेशन के केस में वी हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये सीरीज ही लिखी है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, हमको पता है कि प्रीवियस टर्म में 2 ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म को लाया जा रहा है, तो हम लोग प्रीवियस टर्म 7 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 9 आ जाएगा। ये तो ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं अरे भैया ये तो ऑड टर्म की सीरीज थी, हमको तो रूल पता ही चल गया कि ये प्रोग्रेशन कैसे होगा, ये तो सीक्वेंस है। तो ठीक है, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है। कहीं ये लिखा है, आप बताइए यहाँ पे क्या रूल लग रहा है, यहाँ पे ये रूल लग रहा है कि प्रीवियस टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए प्रीवियस टर्म का पता होना जरूरी है। अगर हमको 40 नहीं पता होगा तो हम लोग आगे वाला टर्म नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रोग्रेशन हो गया कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो कुल मिलाकर जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें आपको प्रोग्रेशन का मतलब क्लियर हो गया कि प्रोग्रेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए, आगे वाला टर्म को लाने के लिए हमें पिछले वाले टर्म पे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, राइट। अब बात आती है कि हमें तो पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या होता है, तो देखते हैं प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग किस टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग ऑन द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, उसके बेसिस पे प्रोग्रेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, व्हिच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स कि वहां पे एक फिक्स काइंड ऑफ ऑपरेशन होगा, हमारे पास एक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी, वहां पे एक फिक्स काइंड ऑफ ऑपरेशन होगा, वो हम लोग परफॉर्म करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, और फर्दर ऑन हम लोगों को जितने भी टर्म्स चाहेंगे हम लोग निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक फिक्स काइंड ऑफ ऑपरेशन होगा, सेम फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को साइड में रखते हैं और मेन फोकस पर रखते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम लोग सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन ये सबको जान के अब हम लोग समझ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, a kind of progression where we are dependent upon the previous term to get the next term। हम लोग previous term पे एक fixed kind of operation करेंगे to get the next term, और जो वहां से sequence generate होगी उसको बोलेंगे it is an arithmetic progression। होप सो कि आप सब कुछ नोट डाउन करते जा रहे हैं। arithmetic progression, मान लीजिए कि ये एक सीक्वेंस है, बहुत सारे टर्म्स हैं a1 a2 a3 a4, ये एक सीक्वेंस है and this given sequence is an arithmetic progression। ये सीक्वेंस हमारी एपी में है, एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है प्रोग्रेशन है, कुछ ना कुछ करेंगे, प्रीवियस टर्म के साथ कुछ करेंगे, ए3 पे कुछ करेंगे टू गेट ए4, लेकिन क्या करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए
हम प्रीवियस टर्म में या प्रीवियस एलिमेंट में इधर कुछ ऐड करते हैं या कुछ सबट्रैक्ट करते हैं। A constant, a particular constant, a fixed constant is added, fixed constant for a given series. Series बदलेगी, constant change होगा. A particular constant is either added or subtracted from the previous term to get the next term. मतलब अगर जो हम ऑपरेशन देख रहे थे, जिस ऑपरेशन के बेसिस पे प्रोग्रेशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा रहा था, तो अगर ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो एपी जो सीरीज होगी, जो प्रोग्रेशन होगा, उसको क्या बोला जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ हो तो उसमें से हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अगर हमारी कोई गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वहां से हमको ये क्लियर हो गया कि प्रीवियस टर्म में इधर हम लोग कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, खैर ये ज्योमेट्रिक में भी होगा, तो किसी भी प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये चीज यूनिवर्सल रूल किसी भी बुक में आप उठाइएगा, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन करिएगा, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। व्हाई कॉमन डिफरेंस? चलिए ठीक है, डी तो हो गया कि कॉमन डिफरेंस है, डी फॉर डिफरेंस हो गया। व्हाई कॉमन डिफरेंस? Why common difference? Because हम लोगों ने पहले ही देखा था कि a constant term is added or subtracted from the previous term to get the next term. तो constant है ना भाई, constant का मतलब क्या हो गया कि आप पूरे सीक्वेंस में से कहीं से भी 2 consecutive terms उठाइए, उन दोनों का डिफरेंस देखिए, जो डिफरेंस आएगा वो it will be common throughout the sequence. पूरी सीक्वेंस में से कहीं से भी हम लोग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएंगे और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन होगा। बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कांस्टेंट इज ईदर एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसा कि एग्जांपल, कलर लेट मी चेंज। एग्जांपल है हमारा 1 3 5 7 9, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठाते हैं, मान लीजिए हम लोग ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठाते हैं, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 5 - 3 दैट कम्स टू 2 होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालने की ये चीज याद रखिएगा कि सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करिएगा, कभी भी उल्टा मत करिएगा कि प्रीवियस में से सक्सेसिव को सबट्रैक्ट किया। हम लोग दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म ये उठा सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन डिफरेंस? 9 - 7 दैट कम्स टू 2। हम लोग चाहें तो हम लोग ये वाला कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 7 - 5 दैट कम्स टू 2। तो ये जो कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, बिकॉज ये पूरी सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है। अगर कहीं पे भी मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, हर जगह डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक जगह ऐसा होता है कि डिफरेंस 3 आ जाता है, मतलब एक डिफरेंस डिफरेंट हो जा रहा है, तो अब उस केस में गिवन सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बोलेंगे। अगर हर एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमारा डिफरेंस सेम आता है, then only that given progression is an arithmetic progression। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, along with that कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल 1 3 5 7 वही चल रहा था। अब बोला है कि इसी सीक्वेंस का, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको लिखना है 100th टर्म, तो क्या हम लोग 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन लिखते चले जाएंगे? ऐसा तो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक जनरल रूल निकाल लेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि जनरल टर्म को tn से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक n की कोई इक्वेशन आएगी, आप n की वैल्यू 1 रखिए, फर्स्ट टर्म आएगा, 2 रखिए, सेकंड टर्म आएगा, 3 रखिए, थर्ड टर्म आएगा, एंड सो ऑन, ये चीजें चलती चली जाएंगी। तो वही जनरल टर्म का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसा कि हमको पता था कि फर्स्ट टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? a से डिनोट करते हैं। दैट मींस कि जो t1 है वो हमारा a है, t2 क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है, t2 ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस या तो ऐड करना है या तो सबट्रैक्ट करना है। हम लोग प्लस डी लेके चल रहे हैं, अगर सबट्रैक्ट करना होगा तो d की जगह पे माइनस डी रख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट d या तो ऐड किया या तो सबट्रैक्ट किया तो गेट द नेक्स्ट टर्म t2। t3 लाना है भैया,
T3 का मतलब हुआ कि T2 में प्रीवियस टर्म में हमको चार्ट करेंगे, तो प्रीवियस टर्म में चार्ट करेंगे तो a प्लस डी दैट कम्स टू a प्लस 2d। T4 लाना है तो T3 में हम लोग d ऐड करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d। T5 लाना है तो हम लोग T4 में प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 4d। दैट मीन्स कि जब हम लोगों को T1 लाना था तो हम लोग ये देख सकते हैं पैटर्न, हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व करना है। T1 हो गया a प्लस 0d, T2 हो गया a प्लस 1d, T3 हो गया a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। दैट मीन्स कि आपको कोई भी टर्म निकालना, आपको 100th टर्म निकालना है, 1000th टर्म निकालना है, 90th टर्म निकालना है, कुछ भी मतलब कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी सीक्वेंस है आपके पास और आपको लास्ट टर्म निकालना है उसका, तो हर टर्म में a तो जरूर आएगा। तो अगर हम लोग जनरल टर्म की बात करें तो a तो भैया रहेगा, उसके साथ समटाइम्स समथिंग टाइम्स d रहेगा। जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे तो d कितनी बार आया, 0 बार आया। जब सेकंड टर्म निकाल रहे थे तो d कितनी बार आया, 1 बार आया। जब थर्ड टर्म निकाल रहे थे तो d कितनी बार आया, 2 बार आया। इसका मतलब है कि जिस भी पोजीशन की मतलब जिस भी पोजीशन का टर्म हम लोग निकाल रहे हैं जो d है उससे एक बार कम आ रहा है। तो अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो d कितनी बार आएगा, n-1 टाइम्स d आएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे आपको एक गिवन सीक्वेंस दिया जाएगा, 4-5 टर्म दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इट इज इन एपी। आपको फर्स्ट टर्म दिखेगा, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा और फिर आपको बोला जाए 20th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो। हम लोग इजीली निकाल सकते हैं n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे ही हमारा जनरल टर्म आ गया, ये सबसे पहला फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा याद से डेरिवेशन के साथ, Tn is equals to a plus n minus 1 times d। अब फॉर्मूला आ गया है तो कोई मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose general term whose nth term is 2n minus 3। मतलब अब क्या है कि हमको जनरल टर्म दे दिया है, we have to find the series, we have to find the arithmetic progression। तो जनरल टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn हमको दिया है 2n minus 3, AP निकालना है, ठीक है। हम लोग 4 टर्म निकालते हैं, 4 टर्म्स आर सफिशिएंट। अब पहला टर्म निकालेंगे T1, तो n की जगह पे आपको 1 रखना पड़ेगा, फिर पे b minus 1 होगा। T2 आपको n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, दैट विल बी 1। T3 आपको n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, दैट कम्स टू 3। T4 n की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब बस 4 टर्म बहुत है भाई, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता एंड क्या है इसका, तो हम लोगों ने उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बना दिया, बन गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर आप चाहें तो आप चेक करना चाहते हैं अगर कि इस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यू कैन ईदर डू T2 minus T1 और T3 minus T2 और T4 minus T3 एंड सो ऑन। कुछ भी करिए आप, सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए एंड यू गेट द कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा 2। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अकॉर्डिंगली अगर हमारे एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसको इंक्रीजिंग एपी भी बोल सकते हैं। और यही अगर डिक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीजिंग एपी भी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले फॉर्मूले पे पहला क्वेश्चन। खैर फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, बस एक रिप्रेजेंटेशन यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक गिवन सीरीज है 9, 5, 1, -3, 9, 5, 1, -3। क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये एपी में है, तो ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है कि नहीं। अगर हम इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, -4, 5 - 9। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में देखें तब भी -4 आएगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में देखें तब भी -4 आएगा। तो जितने टर्म्स दिए हैं, वैसा नहीं कि 10 टर्म देगा तो हम बार बार देखेंगे, 3-4 बार देख लिए, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो ठीक है, मान के चलते कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है एंड द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। डी हो गया -4, ए हो गया 9, फर्स्ट टर्म। हमको पहले क्या निकालना है, nth टर्म। सिंपल, a plus n minus 1 टाइम्स d। आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 9 plus n को n रहने देंगे, d है -4, 9
माइनस 4n प्लस 4 दैट कम्स टू 13 माइनस 4n। ये हो गया हमारा nth टर्म। अब जब हमको nth टर्म मिल गया है तो हमको कोई भी टर्म मिले हमसे क्या मतलब है, हमको 20th टर्म बोल रहा है, m की जगह 20 रख देंगे, आंसर हमारे हाथ में होगा। n की जगह पे 100 रख देंगे, 100th टर्म आएगा। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि अगर 20th टर्म बोला है तो a तो होगा ही होगा, और d का कोफिशिएंट क्या होगा, 20 से कम होगा, 19d। यहाँ पे रखेंगे 20 माइनस 1 दैट कम्स टू 19। 20th टर्म विल बी a प्लस 19d। जैसे कि अगर हमको nth टर्म ना होता तो हम लोग ये वाली चीज ना करते, डायरेक्ट 20th टर्म बोलता तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते डायरेक्टली, मतलब यहाँ से यहाँ जाते। लेकिन अभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ चुका है तो हम n की वैल्यू 20 यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज 205 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये चीज देखिए यहाँ पे कि जो n था, n क्या होगा, n हमेशा इंटीजर होगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। व्हाई? क्योंकि कभी सीक्वेंस में ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 1.5th टर्म निकालो, 2.5th टर्म निकालो, 3.2th टर्म निकालो। हमेशा फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होगी इनकी। नेगेटिव भी नहीं हो सकती है क्योंकि सीक्वेंस है भैया, तो फर्स्ट पोजीशन से ही शुरू हो रही होगी। तो अगर हमसे बोलता है कभी कि इस 205 अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ भैया ठीक है, जो 205 है वो nth टर्म है हमारा सीक्वेंस का, कोई भी पोजीशन का, tn है 205, a है a, और अगर आप लोग कॉमन डिफरेंस अभी तक निकालना सीख ही चुके हैं तो कॉमन डिफरेंस इज 4। आप यहाँ पे tn वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। अगर n की वैल्यू इंटीग्रल आ जाती है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, कि गिवन सीक्वेंस का 13th टर्म 205 है, लेकिन अगर n की वैल्यू डेसिमल में आती है, नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन आती है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि नो, 205 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो फॉर अ टर्म टू बी अ सीक्वेंस, टू बी अ टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस, value of n should be integral value, positive integer, it should be positive integer। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ और आती है तो मतलब है कि ये इसका टर्म नहीं है। इसको आप लोग करिएगा। अब बात ये आती है rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनाइट जीरो। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा tn क्या बोलता था, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो। तो अगर नहीं बोल रहा है कहां से निकालना है, दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपको बिगनिंग से बोल रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस थी 1 3 5 7 9 और पूछा जाए यहाँ से कि 4th टर्म क्या है, t4 क्या है। तो आपको पता है कि 4th टर्म यही है, लेकिन ये 4th टर्म की पोजीशन कहाँ से 4th है, बिगिनिंग से 4th है। अगर नहीं बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि 4th टर्म निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट से ही बोल रहा है। लेकिन अगर यही चीज आपको बोल दे यू हैव टू फाइंड 3rd टर्म फ्रॉम द एंड। अब यहाँ पे अगर ये वर्ड मेंशन कर दिया है कि फ्रॉम द एंड, तो 3rd टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 5, राइट। तो अब बात आती है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, फाइनाइट डिग्री, एग्जैक्टली फाइनाइट डिग्री क्यों भाई, अरे फाइनाइट डिग्री तो होगा, इनफाइनाइट होगा तो हम एंड से चलेंगे कहाँ से। अगर ये चीज चलता चला जाएगा तो पता नहीं कहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ खत्म होगा वहां से 3rd पोजीशन पे क्या आएगा। तो जब तक एंड नहीं पता होगा हमको, हमारे पास एंड नहीं है, तो हम एंड से पीछे की तरफ आ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एंड से अगर हमें rth टर्म निकालना होता है तो हमें फाइनाइट डिग्री लेनी पड़ती है, राइट। इनफाइनाइट डिग्री पे का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और वहां पे बोला जा रहा है कि a इज द फर्स्ट टर्म, ap का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और n उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसमें वो n है, तो rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड ये है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से कहां पे है, 4th टर्म फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम द बिगिनिंग कह सकते हैं। तो अगर हमको टर्म एंड से निकालना है, एंड से उसकी पोजीशन पता है, और अगर हम कोई फॉर्मूला लगा
स्टार्टिंग से या उसकी बिगनिंग से पोजीशन निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बिगनिंग से पोजीशन पता होगी तो हमारे पास जनरल फार्मूला है ही निकालने के लिए। ठीक है, अगर बोलता है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसकी पोजीशन है सेकंड टर्म फ्रॉम द स्टार्ट है। आपको बोला जाता है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, 1 2 3 4 5, दैट इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। तो अगर हमको इसी तरह से कोई एक जनरल फॉर्मूला मिल जाए कि अभी तो हमारे पास सीक्वेंस 5 ही टर्म है, हम लोग गिन के निकाल ले रहे हैं, लेकिन सॉरी लेकिन 5 ही टर्म नहीं होंगे तो हम कहाँ तक गिनेंगे यार? हमको नहीं पता है ना, हमको पता है इसमें 100 टर्म्स है, तो क्या हम लोग गिनते ही रह जाएंगे? एक जनरल सा फॉर्मूला पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। देखते हैं, अगर हमको बोला जाए कि किसी भी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एंड से rth टर्म निकालना है, तो उसकी बिगिनिंग से पोजीशन होगी n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हमको बिगिनिंग से पोजीशन पता चल गई तो हम लोग अपना टीए वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, है ना। तो जो एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व होगा वो ये होगा कि आपको एंड से पोजीशन देगी, आपको उसकी बिगिनिंग से पोजीशन निकालना है और आपको उसके बाद टीएन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आपको ये एपी तो दे दिया, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म 13 है, कॉमन डिफरेंस 5 है और लास्ट टर्म या nth टर्म 158 है। अच्छा, एपी में जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल, ठीक है। तो nth टर्म दिया, पहले तो पता करना पड़ेगा कि इस गिवन प्रोग्रेशन में, इस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है भैया, ये हमको पता ही है, इसमें हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। ए की जगह पे 30 प्लस n माइनस 1 टाइम्स, बी की जगह पे 5, 13 माइनस 5 8 प्लस 5n, 158, 150 इज इक्वल्स टू 5n, दैट कम्स टू n की वैल्यू आ जाएगी 30। मतलब इस गिवन सीक्वेंस में टोटल टर्म्स हैं 30, मतलब ये फाइनाइट है, यहाँ से लिखी जाता है कि फाइनाइट दे दी है। हमको बोला है कि वी हैव टू फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब कि हमें दिया है r की वैल्यू 12। 12th टर्म, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे करिए एक बार फॉर्मूला और लिख देते हैं, rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म क्या होता है n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो अगर 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो वो होगा हमारा n 30 माइनस 12 प्लस 1, दैट कम्स टू 30 माइनस 11, 19 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से 19 टर्म निकालना है, तो बस बात खत्म, यहीं पे T19 निकालना। T19 हमारे हिसाब से क्या होगा, a प्लस 18d, a पता है, d पता है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से 19th टर्म निकाल लेते हैं तो हमको एंड से 12th टर्म पता चल जाएगा। तो जो एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व होता है वो यही होता है कि आपको एंड से पोजीशन दी है, आपको उसकी बिगिनिंग से पोजीशन निकालनी है, बिगिनिंग से जैसे ही पोजीशन पता चलेगी हमारे पास जनरल टर्म। तो ऑन टोटल हमें ये पता चल गया कि अगर हमको एंड से टर्म निकालना है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हमें एंड से किसी पोजीशन का, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन का टर्म निकालना है, तो हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व करना होगा एंड दैट विल बी कि उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगी। जैसे इस केस में क्या था कि 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज 19th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे ही हमको स्टार्टिंग से पोजीशन पता चल जाएगी हम लोग अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए। इसके बाद अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द एंड हम लोग एक कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज, what makes sequence different from progression, what are various kinds of progression, arithmetic progression में क्या ऑपरेशन होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, क्यों कॉमन डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जनरल टर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी।
इसके साथ साथ अब हम लोगों ने दो फार्मूला डिराइव किया, जनरल टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, जनरल टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों फार्मूले पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी अलोंग विद वेरियस प्रॉपर्टीज। होप सो कि आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो। इफ यू आर लाइक इट, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे और हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।